हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश एकेडमी चैनल पर। आज हम करेंगे 12th क्लास के पोल साइंस के सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी बुक 1 का चैप्टर सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2, सत्ता के वैकल्पिक समकालीन केंद्र। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम इसके। तो इसमें हम 2 अंकीय, 4 अंकीय और 5 अंकीय प्रश्न करेंगे। तो 2 अंकीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, क्षेत्रीय संगठन का अर्थ बताएं। क्षेत्रीय संगठन का अर्थ बताइए। तो उत्तर में आपको लिखना है, असंप्रभु देशों का एक समूह है। यानी संप्रभु देशों का समूह है, एक निश्चित क्षेत्र में आपसी हितों के लिए संधि करते हैं। एक निश्चित क्षेत्र के दायरे में रहकर आपसी संधि करते हैं। इसका उद्देश्य उस क्षेत्र के आक्रामक कार्यवाही करना नहीं होता। यानी यह जो देश है, संप्रभु देशों का एक समूह है और निश्चित क्षेत्रों में आपसी हितों के लिए संधि करते हैं, और वहां पे जो आक्रामक परिस्थिति होती है उस पे कार्रवाई करने की इनकी क्या जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, तो क्षेत्रीय संगठन को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों से क्या अभिप्राय है। सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र है उनसे क्या अभिप्राय है। उत्तर में आप लिखेंगे, सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, अमेरिका वर्चस्व को चुनौती देने के लिए कुछ शक्तिशाली संगठन का उदय हुआ। यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। उसके बाद एक महाशक्ति बना था। एक महाशक्ति कौन बचा था? यूएसए। तो यूएसए को टक्कर देने के लिए कुछ संगठन उभरे 1991 के बाद। और ठीक है, आगे है, यह संगठन राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत होकर अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यानी जो संगठन है वह आर्थिक रूप से मजबूत होकर अमेरिकी प्रभुत्व को क्या करेंगे? सीमित करेंगे। यानी जो अमेरिका अपना वर्चस्व कायम कर रहा है उसको सीमित करेंगे, उसको कम करेंगे और उससे एक मुकाबले के रूप में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो संगठन है। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए चीन द्वारा उठाए गए कोई 2 कदम बताएं। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कई सारे उन्होंने निजीकरण किए थे और कुछ कदम उठाए थे, तो उनको हमें बताना है। तो कोई दो नंबर का क्वेश्चन है, तो दो कदम बताने हैं कि कौन कौन से कदम उठाए। तो खुले द्वार की नीति अपनाई। चीन ने क्या किया था? खुले द्वार की नीति अपनाई थी। खेती का निजीकरण किया था। थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं, अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किए। यानी जो चीन है उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई, खेती का निजीकरण किया और अमेरिका के साथ अपने जो आर्थिक संबंध है उसे भी कायम किया, स्थापित किया। आयात की जगह घरेलू उत्पाद को ज्यादा बढ़ावा दिया। यानी अन्य देशों से आयात करने की जगह जो अपने घरेलू उत्पाद है उनको ज्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, आसियान के झंडे की विशेषताएं बताएं। ठीक है, जो आसियान का झंडा है उसकी विशेषताएं बताएं। उसमें क्या विशेषताएं हैं? आसियान का झंडा ये रहा, तो इसमें क्या विशेषताएं हैं ये हमें बताना है। धान की 10 बालियां, यानी जो झंडा है इसमें कितनी है? धान की 10 बालियां। 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रतीक है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, यानी जो आसियान है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को मिलकर बना था। तो जो धान की 10 बालियां है किसका प्रतीक है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रतीक है, जो मित्रता और एकता से बंधे हैं। और झंडे का व्रत, यानी जो झंडे का व्रत है ये क्या दिखाता है? आसियान की एकता को दर्शाता है। तो आसियान की अगर विशेषता पूछी जाए तो आपको क्या बोलना है कि धान की जो 10 बालियां हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या बताता है? एक एकता और मित्रता का संबंध बताता है। और जो सर्कल है यानी जो व्रत है वो क्या बताता है? उनके एकता को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, मार्शल योजना क्या थी? तो उत्तर में लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद
अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए की गई आर्थिक मदद थी। मार्शल योजना क्या थी? 1945 में, जैसे कि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जो यूरोपीय देश थे, उनकी आर्थिक मदद को करने के लिए किसने? अमेरिका ने सहायता दी थी, तो उसी को मार्शल योजना कहा गया है। प्रश्न 6 है हमारा, आसियान के किन्हीं 2 संस्थापक देशों का नाम बताइए। जो आसियान संगठन था उसमें पहले 5 संस्थापक देश थे, बाद में 5 और जुड़े, तो कुल कितने देश थे उसमें? 10 देश थे। आसियान संगठन में कितने थे? 10 देश थे, है, ठीक है। तो उसके जो संस्थापक देश थे उनके किन्हीं 2 संस्थापकों का नाम बताना। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अगर आपको ये याद करने हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप, जैसे IMFSTH, तो ऐसे करेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस हो गया आपका, S से सिंगापुर, TH से थाईलैंड। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं संस्थापक देश आसियान के कौन कौन से थे? 5, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, 1970 के दशक में चीन ने कौन से 2 नीतिगत निर्णय लिए थे? यानी आपको 1970 के दशक में, यानी उन 10 सालों के अंदर चीन ने नीतिगत कौन से 2 निर्णय लिए थे वो आपको बताने हैं। तो 1972 में अमेरिका से राजनीतिक व आर्थिक संबंध बनाए। 1972 में क्या किया था चीन ने? अमेरिका से राजनीतिक और आर्थिक संबंध अच्छे किए। 1978 में खुले द्वार की नीति की घोषणा की, यानी 1978 में क्या किया था? खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि चीन के द्वारा 1970 के दशक में कौन कौन से नीतिगत कदम उठाए थे। प्रश्न नंबर 8 है, 1973 यानी 1973 में चीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे? यानी हमें वो 4 क्षेत्र बताने हैं जो 1973 में चाउ एन लाई के द्वारा आधुनिकीकरण किया गया था। तो पहला क्षेत्र क्या था? कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। कौन कौन से? कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे क्या अर्थ है? यानी यूरोपीय संघ का जो झंडा है तो उसमें 12 सितारे हैं जो कि सुनहरे कलर के होते हैं, तो उनका क्या अर्थ है? आप इधर देख सकते हैं, तो इनका अर्थ बताना है, ठीक है। तो उत्तर में लिख सकते हैं 12 सितारे पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है। यानी जो यूरोपीय संघ है उसमें 27 देश शामिल हैं, तो उस पूरे यूरोप का पूर्णता को दिखाता है, समग्रता को दिखाता है, और जो 27 देश हैं उनकी एकता को दिखाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 12 सितारे उनका अर्थ आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति क्या थी? तो चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था वो आपको बताना है। विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्च उत्पादकता हासिल करना, यानी जो विदेश पूंजी है और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्च उत्पादकता हासिल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 है, इन घटनाओं को तिथि के हिसाब से क्रम में दे। यानी जो घटना है इनको क्रम में लगाना है आपको। राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास की समाप्ति कब हुई थी? 1972। खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? 1978 में, ये आपको याद रखना है। चीन में खेती का निजीकरण 1982 में किया गया। विश्व व्यापार संगठन में चीन में प्रवेश, यानी विश्व चीन है WTO संगठन में कब जुड़ा? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कब जुड़ा? 2001 में जुड़ा। चीन में खेती का निजीकरण कब हुआ? 1982 में हुआ। खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978 में अपनाई। और राजनीतिक आर्थिक एकांतवास की समाप्ति कब की? 1972 में की। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, आपके मिलान के लिए आ सकता है, ठीक है। सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, सुमेलित कीजिए। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या था? एक मार्शल योजना थी, हमने पढ़ा कि 1975 में
क्या किया गया था 1975 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो यूरोपीय देशों के लिए यूएसए के द्वारा जो आर्थिक मदद दी गई थी यूरोपीय देशों को, उसे मार्शल योजना कहेंगे, ठीक है। तो एक संगठन बनाया गया था, आर्थिक सहयोग संगठन, तो किससे जुड़ेगा, मार्शल योजना। बैंकॉक घोषणा पत्र, ये क्या है, जो आसियान ने जब अपना आसियान का जब गठन हुआ था, तो किस घोषणा पत्र पर उन्होंने क्या हस्ताक्षर किए थे, बैंकॉक घोषणा पत्र। तो इसे क्या बोले, आसियान। यूरो को मानने से इनकार किसने किया था, जो यूरोपीय संघ में देश है, तो उसे कौन से दो देश थे जिन्होंने यूरो मुद्रा थी उनकी, उनको मानने से इनकार कर दिया था, कौन कौन से थे, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, यानी यूरोपीय संघ है तो उसमें कौन से दो देश थे जो सुरक्षा परिषद में, यानी यूएनओ के जो एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसके स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 4 अंकीय प्रश्न, जो कि एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग 4 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न नंबर 1 है, आर्थिक समुदाय से यूरोपीय संघ एक राजनीतिक संगठन कैसे बन गया। यानी जब यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, तो पहले वो किन कार्यों को करता था, आर्थिक कार्यों को करता था, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि वो राजनीतिक कार्य की तरफ भी बढ़ा, यानी वो आर्थिक राजनीतिक कार्य दोनों करने लगा। फिर इसीलिए पूछा गया कि जो यूरोपीय संघ है एक राजनीतिक संगठन कैसे बन गया, आर्थिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक संगठन कैसे बन गया, तो आप कैसे बता सकते हैं। इसने क्या किया, अपना झंडा, अपना गान यानी नेशनल एंथम, स्थापना दिवस और एक मुद्रा यूरो को अपनाया। यानी इसने क्या किया, अपना एक झंडा और अपना गान बनाया और एक स्थापना दिवस और एक मुद्रा, जो उनकी मुद्रा जिसे यूरो कहते हैं, उसको अपनाया, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप बता सकते हैं इसमें, राजनीतिक रूप से कैसे आया हो, समान विदेश और सुरक्षा नीति बनाकर। यानी जो उन्होंने कुछ किया, जो राजनीति में क्या किया कि विदेश और सुरक्षा नीति को बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, न्याय और घरेलू मामलों पर आपसी सहयोग करके। जो न्याय है और जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं जितने भी हैं, उनमें घरेलू जो मामले हैं उनको आपसी सहयोग करके और न्याय करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, यूरोपीय संसद का गठन करके। उन्होंने यूरोपीय संसद का गठन किया था यूरोपीय संघ ने। तो इस प्रकार से आप जो राजनीतिक संगठन कैसे बना यूरोपीय संघ, इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, आसियान समुदाय के किन्हीं 2 स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। यानी जो आसियान समुदाय थे उसके कुछ स्तंभ थे, तो उनके उद्देश्य बताने हैं, सुरक्षा समुदाय और आर्थिक समुदाय, और थर्ड क्या था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। इसमें उन्होंने 2 स्तंभों को पूछा, तो इसमें हम 2 ही बताएंगे, ठीक है। तो सुरक्षा समुदाय क्या था, क्षेत्रीय विवादों के सैनिक टकराव तक ना जाने देना। तो उनके क्षेत्रीय विवाद थे, यानी जो आसियान देश थे, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे, तो उनके जो विवाद है वो कहां तक, सैनिक टकराव तक, यानी जो सैन्य टकराव तक जाने से रोकना, ठीक है। और आर्थिक समुदाय किस प्रकार से है, सदस्य देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना। यानी जो सदस्य देश है उनके सभी को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो क्षेत्रीय संगठन बनाए गए थे, तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। पहला है कि सदस्य देशों में एकता और सहयोग बढ़ाना। जो संगठन में जितने भी देश हैं उनके सभी के बीच क्या, एकता और सहयोग को बढ़ाना। नेक्स्ट है आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, जो उनके द्वारा एक दूसरे से व्यापार किया जाता है, तो आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। क्षेत्र में शांति और सौहार्द स्थापित करना, शांति स्थापित करना और एक अच्छा भाव रखना एक दूसरे के लिए। विवादों को बातचीत से सुलझाना, यानी विवादों को बातचीत से सुलझाना और सैन्य मामलों तक ना ले जाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, बदली हुई चीनी अर्थव्यवस्था किन्हीं 4 कमियों को प्रकाश डालिए। यानी जो चीनी अर्थव्यवस्था, चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से बदली, उसकी 4 कमियां बतानी है, ठीक है।
इसमें आपका क्वेश्चन है अभी नहीं है, ये स्लाइड गलत हो गई है, तो इसके लिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत एवं चीन के संबंधों में तनाव के 4 पहलू बताएं। यानी भारत और चीन के बीच जो तनाव रहता है उसके 4 पहलू बताने, 4 पॉइंट बताने आपको। पहला लिख सकते हैं आप सीमा विवाद। सीमा विवाद किस प्रकार का? 1962 का युद्ध, लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा। 1962 का चीन और भारत का युद्ध हुआ था, तो चीन के द्वारा क्या किया था, जो लद्दाख क्षेत्र है हमारा और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उस पर चीन का दावा करना। नेक्स्ट पॉइंट है तिब्बत मुद्दा, यानी 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा और दलाई लामा को भारत में शरण। चीन ने 1950 में क्या किया था, तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और भारत ने दलाई लामा को क्या दी, शरण दी। तो जिससे इसमें इनके बीच भारत और चीन के बीच तनाव रहता है, ठीक है। पाकिस्तान को समर्थन, चीन के द्वारा जो है पाकिस्तान को समर्थन दिया जाता है, किस किस प्रकार के, सैन्य और आर्थिक रूप में। चीन पाकिस्तान को समर्थन देता है सैन्य और आर्थिक रूप से। आप समझ सकते हैं जो भारत और पाकिस्तान का भी बीच संघर्ष रहता है, तो भारत इसी वजह से चीन के द्वारा पाकिस्तान को मदद करने पर इससे विवादित रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कैसे? चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। जो चीन है भारत के द्वारा जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं उसका विरोध करता है। आंतरिक मसूद अजहर पर यूएन प्रतिबंधों को चीन ने वीटो किया, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड, जो वन बेल्ट वन रोड योजना को भारत अपनी घेराबंदी की रणनीति मानता है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो चीन और भारत के बीच जो तनाव के जो मुद्दे हैं उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, चीन एक साथ भारत के सुधरते संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो चीन के साथ जो भारत के संबंध है किस प्रकार से सुधर रहे हैं उसकी व्याख्या बतानी है, हमें व्याख्या करनी है। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं नेतृत्व में बदलाव। 1970 के दशक से वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दों पर ध्यान। 1970 के दशक से क्या हुआ कि जो वैचारिक मुद्दे हैं वो जो वैचारिक मुद्दे हैं उनकी जगह व्यवहारिक मुद्दों पर ध्यान देने लग गए कौन, भारत और चीन, जिससे उनके संबंध अच्छे हुए। राजनयिक पहलू, 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी, उनकी चीन यात्रा हुई थी 1988 में, तो इसको सुधर यानी जो संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए। थर्ड पॉइंट बता सकते हैं आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग किस प्रकार से कहेंगे हम, 1999 में द्विपक्षीय व्यापार में सालाना 30% की वृद्धि, ठीक है। आर्थिक सहयोग इस प्रकार से कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक व तकनीकी सहयोग। सांस्कृतिक व तकनीकी सहयोग भारत और चीन के बीच किस प्रकार से रहा है, विज्ञान और तकनीकी में परस्पर सहयोग के समझौते होते हैं। यानी जो विज्ञान है और जो तकनीकी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भारत और चीन अपने क्या है सहयोग के समझौते करते रहते हैं। तो इसको हम एक कह सकते हैं जो भारत और चीन के सुधरते संबंधों में रख सकते हैं। वैश्विक मंच पर सहयोग, विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे मंचों पर समान नीतियां अपनाना। यानी जो WTO के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं तो उसको भारत और चीन की जो नीतियां हैं वो एक जैसी होना, तो इसीलिए कहा गया विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर समान नीतियां अपनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करने वाले हैं 5 अंकीय प्रश्न, गहन विश्लेषण में आते हैं, डीप एनालिसिस, 5 मार्क्स क्वेश्चंस। तो इसमें हमें जो है यहाँ पे चित्र दे रखा है, चित्र क और चित्र ख, इनसे हमें प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं को बताना है, ठीक है। तो इससे प्रश्न 1 है चित्र क और चित्र ख। चित्र क किस चीज का है, यूरोपीय संघ का है। चित्र ख एशियन का, यानी ये यूरोपीय संघ का फ्लैग है और ये आसियान जो संगठन है उसका फ्लैग है, ठीक है। दर्शाए गए झंडे किस संगठन से संबंधित है। अब हमें ये जो झंडे दर्शाए गए हैं दोनों आपको बताने हैं कि ये किस संगठन से संबंधित है। तो चित्र क ये किससे संबंधित है, यूरोपीय संघ। इसमें आप देख सकते हैं 12 स्थान है, किससे संबंधित था, यूरोपीय संघ। आसियान
इसमें 10 धान की बालियां हैं। तो ये किसका फ्लैग है? आसियान का। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ और आसियान। चित्र क है जो यूरोपीय संघ से संबंधित है, चित्र ख का फ्लैग है वो आसियान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है इसी से, चित्र क में बने 12 सितारों की किसका प्रतीक है? जो चित्र क में सितारे बने हैं वो किस चीज का प्रतीक है? यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, यानी जो यूरोप के लोग हैं उनके एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र ख धान की 10 बालियां और व्रत क्या संदेश देते हैं? तो चित्र ख है, इसमें धान की 10 बालियां हैं, एक क्या संदेश देती है और जो व्रत है वो क्या संदेश देता है? 10 बालियां 10 सदस्य देशों की मित्रता। जो चित्र ख में 10 बालियां दिख रही है वो 10 सदस्यों की मित्रता, और जो व्रत है एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक, और व्रत आसियान की एकता का प्रतीक दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं किस रिलेटेड? चित्र से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको आंसर इस तरीके से देने हैं। नेक्स्ट 5 अंकीय प्रश्न है आपका। ये यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है, ये आपको बताना कि, और यहाँ पे चीन लिखा हुआ है, चीन। अब इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे आप क्वेश्चन के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कार्टून में साइकिल का प्रतीक क्या दर्शाता है? यानी जो कार्टून बना हुआ है ये जो साइकिल बनी है, एक किस चीज का प्रतीक है? तो चीन की अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। प्रश्न 2 है, प्रस्तुत कार्टून में चीन की किस नीति को दर्शाया गया? जो ये कार्टून है, चीन की किस नीति को दर्शाया गया? चीन की दोहरी नीति को दर्शाया गया। इसमें क्या दोहरी नीति को दर्शाया गया? ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये साइकिल के पहिए हैं, इसी को बोला गया दोहरी नीति। एक नीति ए और एक नीति ए, तो इसी को, इन दोनों को मिलाकर बोलेगा दोहरी नीति। एक पहिया साम्यवाद कम्युनिस्ट प्रतीक है, दूसरा पहिया पूंजीवाद डॉलर का प्रतीक है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डॉलर बना हुआ है, तो इसी का बोलते हैं पूंजीवादी, और एक चित्र यहाँ पे बना हुआ है, तो इसे बोलेंगे हम समाजवाद साम्यवादी। ठीक है, तो जो दोहरी नीति है क्या बता रही है? एक पहिया पूंजीवाद का और दूसरा पहिया क्या है ये, और एक पहिया क्या दिखा रहा है? साम्यवाद की नीति। तो इसकी दोहरी नीति बता सकते हैं इस प्रकार से हम। ठीक है, चीन ने अपने आर्थिक विकास हेतु क्या क्या किया? चीन ने जो अपना जो आर्थिक विकास किया उसके लिए क्या क्या नीतियां अपनाई वो बतानी है आपको। खुले द्वार की नीति अपनाई है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के निर्माण किया है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया है। कृषि व उद्योगों का निजीकरण किया है, जो कृषि है और उद्योगों का निजीकरण किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो ये चित्र दे रखा है इसमें क्या क्या है? एक तो चीन की अर्थव्यवस्था को दिखाता है, चीन की ये जो चित्र है, जो साइकिल है चीन की, क्या क्या कर रहा है? चीन की अर्थव्यवस्था को दिखा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? चीन की दोहरी नीति को दिखाता है। तो पहला पहिया क्या? पूंजीवाद को, और एक पहिया पूंजीवाद को और एक पहिया किसको? साम्यवादी विचारधारा को दिखा रहा है। ठीक है, जो चीन ने अपना रखी है। और चीन ने अपनी आर्थिक विकास कैसे किया? एक तो खुले द्वार की नीति अपनाई, और जो उद्योग है कृषि का निजीकरण करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो धन्यवाद आपका। भैया